दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी काफ़ी नहीं है। हो सके तो इसे परचेस करके पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हमें अगर छोटी सी कोई महंगी चीज़ मार्केट से खरीदना हो तो हम इसके बारे में 1000 बार सोचना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम खरीदते भी नहीं हैं। ये जो पैसे की प्रॉब्लम होती है इसके बारे में ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही कॉलेज में सिखाया जाता है, ना ही किसी ने बताया होता है। इसी समझ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे पैसों की जो बेसिक नीड है उसको हम पूरा कर सकें एंड पैसों को इन्वेस्ट करके उनसे ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी हिंदी में। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर वो गरीब ही रहे और गरीबी में ही उनकी मृत्यु हुई। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके जो दूसरे पिता थे वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट यानी कि इस बुक के लेखक रिच डैड बुलाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि किसी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करे और उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के जो दूसरे पिता थे वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त यानी कि उनके दोस्त माइक के पिता थे और वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ रिस्क उठाएं, कुछ चैलेंज लें, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जा सकते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों यानी कि एक्सपीरियंस से सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ एक अच्छी ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी एक अलग अहमियत होती है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इसमें पहला लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करते चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी भी गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं। वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में ये कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही न रह जाएं। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं, फिर हमारा लालच हम पर हावी हो जाता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इस बुक का पहला लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो उस गाजर तक जरूर पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर उस बेचारे गधे को वो गाजर कभी भी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना ही बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम और अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं, फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते चले जाते हैं कि हम और ज़्यादा पैसा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रीड रैस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इस ट्रैप में शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आप एक चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक
आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बनती चली जाती है, फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूँढकर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह होती है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, न कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल हैं आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब आपसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहाँ से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, ख़तरा ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर बन जाएँगे? क्या बस यही आपको सैटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बेहद अफ़सोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएँगे और गरीबी में ही मरेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि आप सबसे पहले अपने आप के मन के अंदर के डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता रहता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ ढकेलता रहता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दें कि हम उनके वश में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें उसको पहले उसके बारे में खूब डीपली सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितने आपको करना चाहिए? क्या आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसका पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आप लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ काम के लिए करते हैं या पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो इसमें इल्ज़ाम उसे मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम दीजिए। जब आप खुद अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं, तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को दिया था। इस सबक का एक और पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया था। उन्हें इस काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, वो बस यहाँ पर काम करते थे। इसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि वो दिल से बस काम में लगे रहते थे। इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो खुद रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम को स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, जो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए ले लेता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया फ्रेश आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैरेज पर काम करना भी नहीं पड़ता था जहां से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, न कि आप पैसे के लिए काम करो। लेसन सेकंड, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। 1923 में एज वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत बड़े लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, जिनका नाम था चार्ल्स शवाब, और उनके दोस्त समुअल इंसुल। उस वक्त ये लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई बड़े और बिजनेसमैन थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। असल बात तो ये है कि ये लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि वो ये ख़ास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे जितनी मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर पाएंगे। लॉटरी में $1 मिलियन जीतने वाले लोग भी कुछ सालों तक तो मज़े में जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी होगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक
6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा, मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग तो टूटेगी ही। गरीब डैड यानी कि पुअर डैड रॉबर्ट से यही चाहते थे कि खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में ये सब कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 1, लाइबिलिटीज़ और असेट्स के बीच के फ़र्क को समझें और असेट्स को ख़रीदें। सुनने में बड़ी बात बहुत आसान सी लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट्स समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानता है कि असल में एसेट्स क्या होते हैं और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिनका मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। अमीर डैड ने यानी कि रिच डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई कि जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख को यही सिंपल बात यानी कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स के बीच के फ़र्क को समझें और एसेट्स को खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी अमीर नहीं होता। मगर हाँ, मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच के फ़र्क का पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या हैं? लाइबिलिटीज़ आपका वो लाइबिलिटीज़ आपकी वो चीज़ें जहाँ से आप पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपने पैसा देकर खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, यानी कि घर, जहां आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और एसेट्स वो चीज़ हैं जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते ही हो, लेकिन जो चीज़ आपने खरीदा है उसी चीज़ ने आपको पैसा बनाकर देना है। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम। इनकम वो है किसके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपके पास कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच के बैलेंस को बताती है। बहुत बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये बात पता नहीं होती है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये चार्ट को देखने में बहुत सिंपल है और इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करती है। मान लो अगर आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उसे मिलने वाला किराया भी। इसकी उल्टा लाइबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा पैसा खर्च करवाती है। जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपका कोई किराया नहीं मिलेगा आपको। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज़ खरीदिए। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या है जब सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाए। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहा तो सारी ज़िंदगी वे मिडिल क्लास बनकर ही रह जाते हैं, या क्या पता उसे उससे भी नीचे ले जाया जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है, कभी मॉर्टगेज में, कभी रेंट में, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, मगर उनके पास एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना यह गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से वो $300 तो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च कर देता है, $200 उसको कहीं आने में जाने में किराए में खर्च हो जाता है, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उसे उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसकी उलट अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनकी वो एसेट्स उन्हें पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह से 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता रहता है, जिससे वे अपना लोन भी चुका लेते हैं। मान लीजिए लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे और $1 आपकी जेब में जाएगा।
तो हो गया ना हिसाब बिना मेहनत के पैसे कमाने का। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च किए, सिर्फ यही मुद्दे पर बात है, कुछ और नहीं। 1960 के दशक में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे बड़े अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत से बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। इसके बावजूद उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था कि ज्यादा पैसे कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ बनना चाहते हैं किसी कंपनी का, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं हो सकते। आजकल फाइनेंशियली नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए अब वे बड़े घर का सपना देख सकते हैं, इसीलिए वे बहुत सारा पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर पर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसे बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। उन्हें तो यही लगेगा कि अब वे बड़े अमीर हो रहे हैं, मगर असलियत तो यह है कि बड़े घर के साथ साथ उन्होंने नई लाइबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब एक प्रॉपर्टी टैक्स का एक बड़ा खर्च ऐड हो चुका है। अब उन्हें नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया नया चाहिए। उनकी लाइबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही हैं, और ज़्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं, ओके, कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है। ये मानना कि एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा मानना कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसको हैंडल कैसे करें। एक कहावत है यहाँ जो सब पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओगे तो और खोदना छोड़ दोगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम पर कहीं हंस तो न दें। ओके, यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, ताकि वे भीड़ का हिस्सा बने रहें। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर ले लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते आ रहे होते हैं, और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो ज़रूर सही ही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग तीन चीजों को ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तवाल तलवार जो है वो बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है, और वह हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। जब आप खुद को जानते हो तो शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूँ या मुझे भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स और इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते थे। यहाँ तक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं, अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिससे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने ही नहीं देती, उनकी क्रिएटिविटी को मार मार कर, उन्हें एक सांचे में ढाल कर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बनाकर देती है।
और उन्हें टीचर की इस बात से इनकार भी था कि अच्छी ग्रेड्स लाकर सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट अपने गरीब डैड से बहस कर रहे थे। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास जो एक पल भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में क्या मिल रहा था उन्हें? कुछ भी नहीं। ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे और यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच। खैर, उनकी बहस चलती जा रही थी। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए 30 साल तक लोन भरते रहते हैं, फिर एक बड़ा घर और ले लेते हैं और फिर लोन का रिन्यूअल करवाते रहते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी। जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज़्यादा कर्ज उनके सिर पर चढ़ गया था। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि बाकी जगह पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा हुआ होता है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह से कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका पूरा फ्यूचर कहीं और बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स ही लगता है। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए हैं कि उस घर की प्रॉपर्टी का टैक्स $1000 था। ये उनके लिए बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे, इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नया घर मत लीजिए, बल्कि हम ये समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कीजिए तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ समय बाद ही आपके पास इतना पैसा कैश में होगा कि आप आसानी से अपना मनपसंद घर को बिना किसी लोन के ले पाएंगे। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी एक वजह है। कारण सीधा है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो उनका पैसा दोगुना करता रहता है। उस पैसे के बारे में सारे खर्च मज़े में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं? वे तो बस महीने की 1 तारीख का इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी सैलरी आएगी। सारी की सारी सैलरी तो खर्चे को पूरा करने में ख़त्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट क्या खाक करेगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और फिर अंत में वही रेट रेस चलती रहती है।